Hello friends, welcome again on my YouTube channel PK Chawar Online Knowledge. Today we discuss on the topic pneumonia. We continue with our topics. Pneumonia, respiratory system is going on. So pneumonia के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे. निमोनिया क्या होता है, इस निमोनिया से रिलेटेड इसके इटियोलॉजिकल कोज के अकॉर्डिंग इससे एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वही अपन इस पर डिस्कस करेंगे. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे. तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर. तो निमोनिया निमोनिया इज ए इंफ्लामेटरी प्रोसेस अफेक्टिंग द ब्रोंक्यूल्स एंड एलुलाई. निमोनिया एक क्या है, इंफ्लामेटरी प्रोसेस होती है जो क्या करती है, आपकी ब्रोंक्यूल्स और एलुलाई को क्या करती है, अफेक्ट करती है. ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्या करती है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है उसको ये अफेक्ट करती है. ठीक है. और इसके अंदर क्या होता है, कुछ इटियोलॉजिकल कोजेस की वजह से जो आपकी एलुलाई और जो ब्रोंक्यूल्स है उसके अंदर इन्फ्लामेशन होता है और वहाँ पे क्या होने लग जाता है, इनफिल्ट्रेशन होने लगता है. इनफिल्ट्रेशन मीन्स जो है एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सुडेट या फ्लूइड. ठीक है, एक्सुडेट या फ्लूइड फिल होने की वजह से जो कंडीशन कोज होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, निमोनिया. ठीक है. इट इज एसोसिएट विथ एक्यूट इन्फेक्शन. इसके रिलेटेड कुछ बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं, कुछ रेडिएशन थेरेपी की वजह से हो सकता है, केमिकल एजेंट्स के इंजेक्शन की वजह से हो सकता है, इनहेलेशन की वजह से, केमिकल की इसकी वजह से हो सकता है, और या फिर किसी भी एस्पिरेशन की वजह से हो सकता है. ठीक है. हॉस्पिटल में अगर पेशेंट एडमिट है तो मोस्ट ऑफली देखा जाता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, जिसके अंदर बहुत देखा जाता है कुछ भी टाइप का कोई भी फ्लूड जिसको अपन स्टोमक में पहुंचा रहे थे, वो फ्लूड अगर आपका स्टोमक में ना जाकर अगर वो लंग्स में चला जाए और लंग्स में जाकर अगर ये इन्फ्लामेटरी प्रोसेस कोज करता है तो उसकी वजह से जो इन्फेक्शन होता है उसको बोलते हैं एस्पिरेशन निमोनिया. कोई भी केमिकल इंजेक्शन करने की वजह से आप इनहेल कर दिया या फिर कोई भी केमिकल ऐसा जो आपका लंग्स के अंदर चला गया और उसकी वजह से आपके लंग्स की जो पेरेनकाइमा है, जो लंग्स की क्या है, पेरेनकाइमा है, उसके अंदर किसी प्रकार का अगर डैमेज हो जाता है तो उस वाली कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, निमोनिया. ठीक है. निमोनिया आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है. ये आजकल 15% जो 15% डेथ अंडर 5 चिल्ड्रन के अंदर ये रेस्पॉन्सिबल होता है. अंडर 5 ईयर चिल्ड्रन में 15% रेस्पॉन्सिबल कोच होता है. और इंडिया इस निमोनिया में सेकंड रैंक पर है. कौन से रैंक पर है, सेकंड रैंक के ऊपर है. पहले रैंक पे कौन सा है, नाइजीरिया. नाइजीरिया के बाद जो डेथ होती है, चिल्ड्रन डेथ अंडर 5 ईयर एज के अंदर, उसमें निमोनिया वर्ल्ड में सेकंड रैंक के ऊपर आपका कौन सा है, इंडिया है. अभी अभी इस 2019 के अंदर इस निमोनिया से निपटने के लिए एक प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक प्रोग्राम चलाया है जिसको बोलते हैं सांस प्रोग्राम. क्या बोलते हैं, सांस प्रोग्राम. सोशल अवेयरनेस सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली. ये एक प्रोग्राम चलाया गया. सबसे पहले इसका ट्रायल वर्जन जो है वो आपका कहाँ दिया गया है, गुजरात के अंदर किया गया है. ठीक है. इसके अंदर जो हेल्थ से रिलेटेड जो को वर्कर्स है, हेल्थ से रिलेटेड आपके जो को वर्कर है, उसमें जो मोस्ट रेस्पॉन्सिबल पर्सन जो आपका है आशा. आशा इनमें मेन एक्टिविटीज होती है जो लोअर लेवल पे जो आपकी है, लोअर लेवल पर वो कौन है, आपकी आशा. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है सांस प्रोग्राम के लिए सबसे लोअर पॉइंट ऑफ के लिए जो कौन सी पर्सन रेस्पॉन्सिबल है, हेल्थ वर्कर जो कौन सा है, वो है आपकी आशा. आशा जो भी अगर पेशेंट कोई भी अगर निमोनिया से सस्पेक्टेड पाया जाता है और उसके पास क्या होगा, SpO2 प्रोब रहता है, वो चेक है. अगर उसका पेशेंट का SpO2 90 से कम जा रहा है और पेशेंट अगर निमोनिया के इसको सिखाया जाता है कौन से अपन लक्षण देखेंगे उसके अकॉर्डिंग, तो ये क्या करेगी, उस पेशेंट को एमोक्सिसिलिन की टेबलेट चालू कर देगी अकॉर्डिंग टू सिम्टम को देखकर. ये बेस लेवल पे इसको एक अथॉरिटी होती है कि एमोक्सिसिलिन टेबलेट बच्चे को चालू कर सकती है अकॉर्डिंग टू डोज. उसको आशा को बता दिया जाता है उस डोज के अकॉर्डिंग वो दे सकती है. तो ये सांस प्रोग्राम अभी अभी चलाया गया है. इसका पहला ट्रायल वर्जन गुजरात में लिया गया है. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको
अनाउंस कर दिया है। ठीक है, 15% डेथ होती है निमोनिया की वजह से अंडर 5 चिल्ड्रन में। बाकी ये मोस्टली अफेक्ट करता है बाद में, उसके बाद आपके एल्डर पर्सन, ओल्ड एज के अंदर ये ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो बच्चों और बूढ़ों में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। तो इसकी क्या इटियोलॉजी होती है वो अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है, क्या पैथोलॉजी होती है, उसके बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला अपन देखते हैं पैथोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी और इटियोलॉजी। इसकी जो इटियोलॉजी है अकॉर्डिंग टू इसके कोज के अकॉर्डिंग इसकी इटियोलॉजी बनती है और उसी के अकॉर्डिंग उसकी पैथोलॉजी भी अपन इसमें पढ़ेंगे। निमोनिया जो है वो अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी के अकॉर्डिंग इसको बहुत ही भागों में डिवाइड किया गया है, कुछ अलग अलग टाइप में इसको डिवाइड किया गया है। मोस्ट ऑफली अगर इसकी सीवियरिटी के अकॉर्डिंग देखें तो एक तो होता है आपका टिपिकल निमोनिया, एक होता है आपका अटिपिकल निमोनिया। टिपिकल निमोनिया मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियल कोज के कारण होता है और वो सीवियर फॉर्म में होता है। कौन सी? टिपिकल वर्ड से आपको पता है कि ये जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर फॉर्म में होता है। ठीक है, ऐसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मोस्ट ऑफली आपके बैक्टीरिया होते हैं, जो टिपिकल टाइप के बैक्टीरिया जो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैलाते हैं, और कुछ वायरस जो अपन इसमें देखते हैं। तो पॉजिटिव बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर जो एग्जांपल है वो है आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। मोस्ट कॉमन कोज होता है आपका निमोनिया का स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया जो होता है आगे पढ़ेंगे, उसका मोस्ट कॉमन कोज होता है। या फिर निमोसिस्टिक जीरोवेसी, जो पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं उनमें मोस्ट जो चांसेस होता है वो आपका निमोसिस्टिक जीरोवेसी। जैसे HIV का पेशेंट है उसके जो मोस्ट कॉमनली निमोनिया जो कोज होता है और निमोसिस्टिक जीरोवेसी की वजह से कोज होता है। स्टेप्टोकोकस ओरियस, क्लेप्सिला निमोनिया, स्यूडोमोनास ऑर्गोनिया एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी इसका एक टिपिकल टाइप का कोज होता है। टिपिकल मीन सीवियर फॉर्म, तो इसके पॉजिटिव ये मोस्ट ऑफली ये बैक्टीरियल कोज की वजह से होता है। एटिपिकल निमोनिया जो कि होता है लेस सीवियर होता है, इसमें जो मोस्ट आपकी जो लोअर ट्रैक्ट है वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता है। इसमें लोअर ट्रैक्ट है वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता है, लेस अफेक्ट होता है इसके अंदर, और ये होता है लेस सीवियर होता है। ठीक है, अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाए तो ये सीवियर ज़्यादा हो सकता है, लेकिन बाकी ये क्या होता है, लेस सीवियर होता है। यह मोस्टली आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से लोअर के अंदर ट्रांसफर हुआ होता है। ठीक है, तो ये लेस सीवियर होता है। तो इसके जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है जो माइकोप्लाज्मा स्ट्रेप्टोकोकस, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, नॉन मोटाइल बैक्टीरिया है। ये माइकोप्लाज्मा ये क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। तो ये इसका सेकंड मोस्ट कोज होता है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया का सेकंड मोस्ट कोज ऑफ होता है। और अटिपिकल निमोनिया का मोस्ट कॉमन कोज होता है। अटिपिकल निमोनिया का मोस्ट कॉमन जो कोज अगर पूछा जाए तो वो कौन सा होता है, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, लेजिनेला निमोनिया, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ लेजिनेट डिजीज का जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है उस वो क्लेमाइडिया, वायरस, पैरासाइट, फंगाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आल्सो में कॉज निमोनिया। ठीक है, ये बाद में कॉज करता है, पहले आपका लंग्स को अफेक्ट करता है। अगर उसके बाद भी अगर इसमें क्या होता है जो एक्सुडेट फॉर्मेशन होने लग जाए तो उस वाली कंडीशन को क्या, एलोलाई के अंदर अगर फ्लूइड फिल कर होने लग जाए, एलोलाई के अंदर जो पस फॉर्मेशन होने लग जाए, एटलेक्टेसिस वाली कंडीशन होती है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, आपका निमोनिया। ठीक है, अटिपिकल निमोनिया, टिपिकल ज़्यादा सीवियर और टिपिकल लेस सीवियर होता है। ठीक है, उसमें बैक्टीरियल मोस्ट कॉमनली आपका रहता है और मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है जो वो आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है। ठीक है, दूसरा वायरल निमोनिया, वायरल आर द मोस्ट कॉमन इटियोलॉजी। ये मोस्ट कॉमन, अगर निमोनिया नॉर्मली अगर देखा जाए, टिपिकल अटिपिकल नहीं देखें, और नॉर्मल जो निमोनिया कोज होता है उसका मोस्ट कॉमन कोज आपका कौन सा होता है, वायरल निमोनिया। लेकिन ये लेस सीवियर होता है, ज़्यादा सीवियर नहीं होता है। इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस द यूजुअली पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है, और इसका मैं एग्जांपल अगर देखें तो हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो वायरल का रहता है मोस्ट कॉमन, ये भी टिपिकल टाइप का कोज करता है। अगर हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा अगर उसके अंदर आपका पॉजिटिव एजेंट आता है तो ये किस टाइप का हो गया, आपका टिपिकल टाइप का निमोनिया हो गया वायरल कोज में। ठीक है, बैक्टीरियल निमोनिया आर लेस कॉमन, बहुत कम होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा सीवियर होते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होंगे बच्चों, बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। दूसरा अगर कोज अपन बैक्टीरियल देख लिया, जिसमें दो टाइप देख लिया, टिपिकल अटिपिकल हो गया, वायरल देखा। अब उसके बाद दूसरे कोज हो सकता है रेडिएशन निमोनिया। रेडिएशन निमोनिया मतलब किसी पेशेंट को अगर रेडिएशन थेरेपी चल रही है, जैसे कि लंग्स के ऊपर कोई रेडिएशन थेरेपी दे रहे हैं, उसकी वजह से जो आपकी एलोलाई है
उसमें डैमेज होके अगर उसके अंदर इनफिल्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड होने लग जाए तो उस वाली कंडीशन जो निमोनिया क्रिएट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रेडिएशन निमोनिया। क्योंकि रेडिएशन उसका कोज है तो रेडिएशन निमोनिया। केमिकल निमोनिया, अगर किसी ऐसे इस इन्फ्लेमेबल कोई भी जो इन्फ्लेमेबल कोई भी केमिकल है, अगर आपको या तो उसको इंजेक्ट कर लिया या इनहेल कर लिया और उसकी वजह से आपके जैसे ब्रोंकाई है, ब्रोंका है, ब्रोंकाई है, ट्रेकिया है, उसकी जो सेल है उसके अंदर डैमेज हुआ और डैमेज होने की वजह से उसमें जो फ्लूइड है वो इनफिल्ट्रेशन होने लग गया, सेल के बीच में जाने लग गया और उसकी वजह से आपकी एल्वेओलाई कोलैप्स होने लग गई, तो उस वाली कंडीशन को भी अपन क्या बोलेंगे, केमिकल निमोनिया। ठीक है, विच में अगर जैसे कि आपका केरोसिन हो गया, वोलेटाइल हाइड्रोकार्ब्स हो गया जिसमें गैसोलीन केरोसिन आते हैं जो, ठीक है। और एक लास्ट टाइप अपन जो पढ़ते हैं वो है आपका एस्पिरेशन निमोनिया। एस्पिरेशन जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया अपन देखते हैं, पेशेंट जैसे इंट्यूबेटेड पेशेंट होता है तो उसके अंदर क्या एस्पिरेशन के चांस से ज़्यादा होता है। जैसे कोई पेशेंट को ट्यूब डली हुई है तो सिक्रीशन, वहाँ अगर सिक्रीशन जो है वो आपका लंग्स के अंदर एक्यूमुलेट होने लग गया, उसकी वजह से ये देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं अपन एस्पिरेशन निमोनिया। या फिर पेशेंट एल्डरली पेशेंट है, ठीक है, और वो उसका कफ रिफ्लेक्स सही नहीं है, ठीक है, कफ रिफ्लेक्स आपने सही नहीं है उसका, तो जो सिक्रीशन है वो बाहर नहीं निकाल पा रहा है, तो सिक्रीशन कहाँ एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे आपके लंग्स के अंदर, तो उसकी वजह से जो निमोनिया कोड होगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, एस्पिरेशन निमोनिया। ठीक है, एक नेक्स्ट टाइप आता है हाइपोस्टैटिक निमोनिया। एक और अपन पढ़ते हैं हाइपोस्टैटिक निमोनिया। ये क्या होता है, अगर कोई पेशेंट है लॉन्ग प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए पेशेंट अगर हॉस्पिटल के अंदर क्या है एडमिटेड है या फिर पेशेंट क्या है मूवेबल नहीं है, वो बेड रिडन पेशेंट है, तो उसमें क्या होगा, उसका कफ रिफ्लेक्स भी काम नहीं करेगा और कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेगा, तो क्या होगा, जो हाइपोवेंटिलेशन ऑफ लंग टिश्यू ओवर प्रोलॉन्ग पीरियड, जिसकी वजह से क्या होगा, जो वेंटिलेशन है सही से नहीं हो पाएगा क्योंकि अच्छे से ब्रीथ नहीं ले पाएगा बेड रिडन पेशेंट, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो ब्रीथ है वो पेशेंट है, जैसे कि पेशेंट कोई वेंटिलेटर पे पेशेंट है तो वो पेशेंट क्या है ओनली लंग्स ब्रीथिंग हो रही है, उसका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम उसके अंदर यूज नहीं आ रहा, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो सिक्रीशन है वो है जो बाहर नहीं आएंगे, जो ब्रोंकियल सिक्रीशन है वो बाहर नहीं आ पाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, आपके जो सिक्रीशन है ब्रोंकियल सिक्रीशन वो कहाँ एक्यूमुलेट होने लगेंगे, लंग्स में, और जिसकी वजह से जो निमोनिया कोज होता है उसको बोला जाता है हाइपोस्टैटिक निमोनिया। हाइपोस्टैटिक मतलब बेड रिडन की वजह से आपके जो निमोनिया कोज हो रहा है उसको बोलता है हाइपोस्टैटिक निमोनिया। ठीक है, एक अदर, ये तो हो गया आपका ईटियोलॉजी के अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन अपन। दूसरा क्या है, अनदर क्लासिफिकेशन निमोनिया रेफर्स टू वेयर द क्लाइंट एक्वायर इंफ्लामेटरी प्रोसेस, जहां से वो पेशेंट इन्फेक्शन एक्वायर करता है, जिस जगह से पेशेंट एक्वायर करता है उसके अकॉर्डिंग इसको भी चार भागों में बांटा है। पहला है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, जो कम्युनिटी से अगर किसी पेशेंट किसी कम्युनिटी में रह रहा है और वहाँ पे अगर निमोनिया कोज होता है तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। या फिर वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट होता है और उसके 48 आवर्स के अंदर ही, विद इन 48 आवर्स के अंदर अगर उसको निमोनिया डायग्नोस होता है तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। ठीक है, और एक होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। हॉस्पिटल एक्वायर्ड क्या है, हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट है और हॉस्पिटल में एडमिट होने के 48 घंटे के बाद अगर आपका निमोनिया डायग्नोस होता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया का जो मोस्ट कॉमन कोज होता है, जो इसका मोस्ट कॉमन कोज होता है वो आपका होता है स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस निमोनिया। इसका जो मोस्ट कॉमन कोज होता है वो कौन सा होता है, आपका स्टेफाइलोकोकस निमोनिया। और इसका जो सेकंड मोस्ट कोज होता है वो होता है आपका माइकोप्लाज्मा। कौन सा होगा, माइकोप्लाज्मा। मोस्ट कॉमन जो आपका हो गया वो आपका स्टेफाइलोकोकस निमोनिया, यहाँ पे मोस्ट कॉमनली आपको देखने को मिलता है। और ये मोस्टली जो एल्डर पर्सन है जिसकी 60 साल से ज़्यादा उम्र नहीं है और उसके साथ कोई कोमोर्बिडिटी है उसके अंदर भी ये देखने को मिलता है, और पेशेंट जो 60 साल से ज़्यादा है उसके अंदर भी ज़्यादा मोस्ट कॉमनली ये आपको देखने को मिलेगा। स्टेफाइलोकोकस निमोनिया का मोस्ट कॉमनली आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया है, इसका जो मोस्ट कॉमन कोज है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड का जो मोस्ट कॉमन कोज है वो है आपका एंटेरोबैक्टर, एंटेरोबैक्टर स्पेसिस।
एंटेरोबैक्टर जो स्पीसीज है उसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है, उसका जो एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें तो वो है आपका इकोलाई। इकोलाई है जो क्या है, इसका हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया का मोस्ट कॉमन कोज होता है। उसके बाद इसका जो है आपका क्लेप्सेला, क्लेप्सेला सेकंड मोस्ट कॉमन कोज होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया का। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया पेशेंट के एडमिट होने के 48 घंटे के बाद अगर किसी पेशेंट में निमोनिया डायग्नोस होता है तो उसको बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। कम्युनिटी के अंदर से या फिर हॉस्पिटल में एडमिट होने के 48 घंटे के अंदर अंदर किसी पेशेंट को निमोनिया डायग्नोस होता है तो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया होता है। एक निमोनिया होता है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होस्ट के अंदर, जैसे कि कोई पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, जैसे कि HIV वाला पेशेंट है, अगर किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी चल रहा है या कोई पेशेंट स्टेरॉइड थेरेपी पे और उसकी जो इम्यूनिटी है वो डिक्रीज हो गई है, कम है, तो उस वाले पेशेंट को जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होस्ट के अंदर होता है उसको उस निमोनिया बोल देता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होस्ट निमोनिया। और इसका जो मोस्ट कॉमन कोज होता है वो आपका होता है निमोसिस्टिक जीरोवेसिन निमोनिया। और दूसरा जो आपका रहता है वो होता है आपका फंगल निमोनिया। जो फंगल इन्फेक्शन की वजह से जो कोज होता है उसको अपन बोलते हैं फंगल निमोनिया, ठीक है। और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो है वो मोस्टली जो ज़्यादातर आपको अगर इसमें वायरल कोज देखें, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज के अंदर अगर अपन वायरल कोज देखें तो वायरल में मोस्ट कॉमन जो कोज है वो है आपका साइटोमेगालो वायरस। कौन सा है? साइटोमेगालो वायरस या हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। मोस्ट कॉमन कौन हो गया आपका? साइटोमेगालो वायरस या हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। फोर्थ कैटेगरी में आता है आपका एस्पिरेशन निमोनिया। एस्पिरेशन निमोनिया जिसके आप मान लो जैसे कि आपका कफ रिफ्लेक्स, जिसका क्या है डिक्रीज कफ रिफ्लेक्स वाले पेशेंट है और सिक्रीशन है, एल्डरली पेशेंट है, एल्डर पेशेंट है जो कि क्या कर रहा है स्पूटम उसका आउट नहीं कर पा रहा है, या फिर पेशेंट किस पे है ET पे है, वेंटिलेटेड पेशेंट है, वेंटिलेटर है, पैरालाइज पेशेंट है, उसके अंदर जो अगर सिक्रीशन है वो क्या हो जाए एस्पिरेट हो जाए कहाँ पर लंग्स के अंदर, तो उस वाली कंडीशन को अपन बोलते हैं एस्पिरेशन निमोनिया। तो इसका एक और टाइप अपन देखते हैं, निमोनिया इज ऑल्सो कैरेक्टराइज अकॉर्डिंग टू प्रेजेंटिंग सिम्टम। सिम्टम कहाँ है, मतलब कौन से पार्ट के अंदर अफेक्टेड पार्ट ऑफ लंग, लंग का जो अफेक्टेड लंग्स का जो अफेक्टेड पार्ट है उसके अकॉर्डिंग इसको दो टाइप में बांटा गया है। पहला है आपका ब्रोंको निमोनिया, दूसरा है आपका लोबार निमोनिया। ब्रोंको निमोनिया मीन्स दैट इन्फेक्शन इज पेची, डिफ्यूज एंड स्कैटर थ्रू आउट द बोथ लंग्स। इसमें क्या होगा, जो आपका जो लंग्स है, जैसे कि ये आपका जैसे एक लंग्स है, ठीक है, इसमें क्या होगा, ये दो लंग्स, ठीक है, तो इस लंग्स में क्या होगा, जो सारे लोब है उसके अंदर क्या होगा स्कैटर्ड टाइप का थोड़ा थोड़ा हर जगह आपको इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलेगा। अगर इस टाइप का अगर निमोनिया है तो उसको अपन क्या बोलते हैं ब्रोंको निमोनिया, ठीक है, किसको बोलते हैं ब्रोंको निमोनिया। और एक दूसरा टाइप होता है आपका लोबार निमोनिया, जैसे कि आपका एक राइट लंग है जिसके अंदर कितने लोब होते हैं, 3 लोब होते हैं। अगर उसके अंदर कोई भी एक लोब पूरा अफेक्टेड है, बाकी लोब क्या है सही है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं लोबार निमोनिया, ठीक है। इंफ्लेमेटरी प्रोसेस ओनली अगर किसी एक पर्टिकुलर लोब के अंदर है तो उसको बोलते हैं लोबार निमोनिया। और सारे लोब के अंदर छोटा छोटा स्केटर्ड पार्ट के अंदर अगर कोई निमोनिया जैसी कंडीशन पैची दिख रहा है, अगर आप एक्सरे देखेंगे तो उसके अंदर क्या दिखेगा पैची एरिया दिखेगा, और वो पूरे लंग्स के अंदर अलग अलग लोब के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं ब्रोंको निमोनिया, ठीक है। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी अगर अपन देखें तो कोई भी चाहे ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियल कोच हो गया, चाहे वायरल कोच हो गया, चाहे टिपिकल बैक्टीरिया हो, चाहे फंगल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, एस्पिरेशन हो, केमिकल हो, कुछ भी ऑर्गेनिज्म जो भी चीज है वो आपकी रिच क्या हो गई, आपकी एलोलाई के पास पहुंच गई या एलोलाई के चारों तरफ अगर वो चीज पहुंच गई तो वो क्या करेगी इंफ्लामेटरी रिएक्शन कोज करेगी वहां पे, WBC वहां पे आएगी और वो क्या करेगी इंफ्लामेटरी प्रोसेस उसको मारने की कोशिश करेगी, और जो मारने की कोशिश करते हैं तो क्या प्रोड्यूस एक्सुडेट प्रोड्यूस होगा,
और जब एक्सुडेट प्रोड्यूस होगा तो वो उस जिस जगह पे ये प्रोड्यूस हो रहा है उस जगह क्या करेगा, इम्पेयर्ड क्या कर देगा, गैस एक्सेस को क्या करेगा, इम्पेयर कर देता है। और जैसे इम्पेयर हो गया, और दूसरा कॉज क्या हो सकता है, कैपिलरी सराउंड द एल्वेलाई बिकम एनगोर्ज। जब ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होगा तो जैसे ये आपकी एल्वेलाई है उसके पास में जैसे ये क्या है, ब्लड वेसल्स है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या इन्फ्लामेटरी रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पे भी इन्फ्लामेटरी चीज चालू होगी तो ये क्या हो जाएगी, आपकी फूलने लगेगी। ये क्या होगी, एनगोर्स हो जाएगी, फूलने लगेगी। तो जिससे क्या होगा, ये यहाँ पे ज्यादा फूलेगी तो ये क्या करेगी, इसके ऊपर एलोलाई के ऊपर क्या करेगी, प्रेशर डालेगी। और जिसकी वजह से जो आपकी एलोलाई है उसकी साइज क्या हो जाएगी, कोलेप्स हो जाएगी। तो उसको उससे नेक्स्ट प्रोसेस क्या होने लगी, ये कोलेप्स हो गया। अब ये कोलेप्स और होने लग गया तो आपकी जो एयर है, जो एलोलाई के अंदर जो एयर आ रही है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज एयर। और जिससे क्या हो जाएगा आपका डिक्रीज गैस एक्सचेंज, और डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। वो और करना, फिर WBC मूव इनटू द एरिया टू डिस्ट्रॉय द पैथोजेंस फिलिंग इंटरस्टिशियल स्पेसेस। ये तो मैंने पहले बता दिया जो चीज आपका होता है। इफ अनट्रीटेड, अगर इस चीज को आपने ट्रीट नहीं किया तो ये जो एक्सुडेट है वो कंसोलिडेट हो जाएगा और पूरा लंग्स के अंदर, जो पूरा लंग्स है उसके अंदर आपकी जो एलोलाई है उसके अंदर क्या होने लगेगा, इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट इंक्रीज हो जाएगा, जिससे आपका गैस एक्सचेंज डिक्रीज हो जाएगा। उसी कंडीशन को जो कोज होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, निमोनिया। क्या बोलते हैं आपका, न्यूमोनिया, ठीक है। आप इसे एक बार पैथोलॉजी देख ले, कोई भी ऑर्गेनिज्म कोज की वजह से अगर ऑर्गेनिज्म आपके लंग्स के ब्रोंकस या एलोलाई के पास पहुंच जाता है तो क्या करता है, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस वहाँ पे कोज करता है। और वो एक्सुडेट जो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस में जब चालू होगा तो आपकी WBC वहाँ पे आएगी, बेसोफिल्स आएगी, वो क्या होगी, मास्ट सेल जेन होगी, वो क्या करेगी वहाँ पे अपना सिक्रेशन सिक्रेट करेगी और वो इन्फ्लामेशन प्रोसेस को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी ताकि वो बैक्टीरिया को मार सके, ठीक है। अगर ये प्रोसेस चलता रहा और इसको ट्रीट नहीं किया गया तो ये क्या करेगी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सुडेट फॉर्मेशन होगा। उसकी वजह से जो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है वो आपकी एलोलाई के चारों तरफ जो कैपिलरी है उसके अंदर भी होगा, और जिससे कैपिलरी क्या होगी, एनगोर्स हो जाएगी, वो फूल जाएगी। और वो क्या करेगी, कैपिलरीज जो आपकी एलोलाई है उसको क्या करेगी, कंप्रेस करने लगेगी। जब ये एलोलाई को कंप्रेस करेगी तो एलोलाई क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। और कोलैप्स होने की वजह से जो आपका गैस एक्सचेंज है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और उसी की वजह से जो कंडीशन क्रिएट होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, निमोनिया, ठीक है। तो ये था इसकी इटियोलॉजी और पैथोलॉजी के बारे में। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाइयों।